हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का ही क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, तो कल ये क्विक रिवीजन समाप्त हो जाएगी, मतलब फिजिक्स की हो जाएगी। इसके बाद केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि साइंस के पोर्शन से लगभग 25-30 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। अगर आप घटना चक्र बना रहे होंगे या प्रीवियस के क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि साइंस को छोड़ के तो जा ही नहीं सकते पेपर देने, है कि नहीं। तो 25-30 क्वेश्चन कंफर्म है कि बीपीएससी में पूछता ही है साइंस पोर्शन से। ठीक, तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे तरीके से क्विक रिवीजन करके जाएंगे ताकि वहां क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। चलिए आज ऊर्जा संरक्षण के नियम से चालू करेंगे। ठीक, तो ऊर्जा का केवल एक ऊर्जा देखिए, तो ऊर्जा का केवल एक दूसरे में स्थानांतरण हो सकता है। ऊर्जा न तो कभी नष्ट होता है, न तो उत्पन्न होता है, और न ही कभी नष्ट होता है। ठीक, ध्यान रखें, ऊर्जा न तो कभी नष्ट होता है। अगर ऐसे पूछे कि मतलब स्टेटमेंट में दे दे एक सेंटेंस कि ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, तो नहीं, न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता। केवल ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, तो स्थानांतरण एक से दूसरे रूप में। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। रूपांतरण से पहले या रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव, मतलब ऊर्जा का रूपांतरण होगा ना, तो ऊर्जा का सदैव ये अचर रहता है मान। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं भाई, ये चल रहा है एकदम बढ़िया। ठीक, ये कभी कभी बंद हो जाता है, चार्ज रहता है, पता नहीं क्यों बंद हो जाता है फिर भी। ठीक, ये क्वेश्चन तो एकदम देखे होंगे, मतलब बीपीएससी का मानो तो फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बताओ, निम्नलिखित में विचार कीजिए कि डायनेमो का ऊर्जा स्थानांतरण किस में होता है। तो ऐसे करके नहीं तो ऐसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में विचार कीजिए, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, और उसमें एक आंसर होगा डायनेमो, जो आंसर होगा आपका। ठीक, तो यहां देखिए, तो देखते हैं डायनेमो क्या करता है यंत्र, तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक, और विद्युत जनित देखिए, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत जनित इंजन जो होता है वो भी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है ऊर्जा का। ठीक, और ये देखिए विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। ध्यान रखेंगे, जहां कंफ्यूजन हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, क्वेश्चन वहां दिखे तो अगर साथ में दोनों पूछ दे अगल बगल तो वहां कंफ्यूजन बनता है भाई, कि है कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे, टरबाइन देखो, जब टरबाइन को घुमाएंगे तो टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से हमें वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर देखे तो ये तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, है कि नहीं। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल देखे तो ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो ये 2 4 2 6 याद रखिए, और उसमें से एलिमिनेट करने के लिए तो वहां याद आ सके। ठीक, ये देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जो पिछले स्लाइड में बोलो न्यूटन के गति नियम सब पढ़ लिए थे। ठीक, तो दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सेंटेंस आपको दे देगा, निम्नलिखित विचार कीजिए, यह अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों को चेंज कर देगा इसी जगह पे, कि उनके बीच की दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं अनुक्रमानुपाती होता है। और वहां दे देगा कि आकर्षण बल का परिमाण और द्रव्यमान में के गुणनफल के यहाँ व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो इसलिए ये सेंटेंस याद रखेंगे। ठीक, ये आप लोगों के रेगुलर क्लास में डिटेल में इसे सर समझाए होंगे। ठीक, इसका फॉर्मूला नहीं पूछा जाता तो इसे नहीं ध्यान देंगे। ठीक, और पृथ्वी का, हाँ ये पूछा जाता भाई, पृथ्वी का पलायन वेग, आप क्वेश्चन में आप घटना चक्र में देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है ये कि पृथ्वी का पलायन वेग तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, और देखिए जी का मान क्या होता है, तो
6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक, ध्यान रखेंगे ये। यहां देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल, ये आवर्तकाल के बारे में पूछ रहा है। तो यहां देखिए एल जहां सरल लोलक की प्रभावी लंबाई और जी गुरुत्वीय त्वरण को रूपांतरित करता है। ठीक, तो आप ये बताइए कि ये इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। तो जब झूले, ये आवर्तकाल वाला उदाहरण देखिए। तो जब झूले पर कोई खड़ा होता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। क्यों? तो उसकी लंबाई बढ़ने के कारण उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक, और इसके फॉर्मूला देखें तो 2 पाई √L/g। ठीक, जो L लंबाई को डिनोट करता है और यहां देखें जी गुरुत्वीय त्वरण को। ठीक, अब अगला देखते हैं अनंत की लंबाई। देखिए यहां अनंत की लंबाई सरल लोलक का आवर्तकाल देखें तो कितना मिनट होता है। तो अगर पूछे तो यहां देखिए 84.6 मिनट 2 सेकेंड के आवर्तकाल वाला लोलक माइनस सेकेंड लोलक। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रत्यास्थता देखें तो वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर लगा बाह्य बल हटाने पर वह वस्तु अपनी प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करता है। जब रबर को देखते हैं, रबर को जब तीरते हैं तो अपने अवस्था में आने की प्रयास करता है कि नहीं करता, वही प्रत्यास्था के बारे में बोल रहा है। ठीक, और ये देखिए ये उदाहरण तो पूर्ण प्रत्यास्थता वस्तुएं, उदाहरण देखिए तो क्वार्टज। ठीक, अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है। ठीक, जब उससे बाह्य बल हटाया जाए, वो रबर आसान एग्जाम्पल है। रबर को जब तीरते तो वो चाहता है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। चाहता है कि नहीं चाहता है भाई, बताओ? चाहता है कि नहीं? चाहता ही है भाई। चलिए अब अगला देखते हैं। अब पृष्ठ तनाव के बारे में देखिए। पृष्ठ तनाव, ये ऊपर वाला, ये पृष्ठ तनाव देखें तो इसका पहले मात्रक देखिए तो न्यूटन पर सेकेंड। तो द्रव का वह गुण है जिसके कारण इसका पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। उदाहरण वर्षा की बूंद का गोला होना। वर्षा जब होती है तो पानी नीचे गिरते तो बूंद में गिरती है, मतलब गोला के आकार में। क्यों चौखुट आकार में नहीं घूमता है, क्यों अंडेकार आकार में नहीं घूमता है, मतलब कुछ भी, कोई भी आकार मान लो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, गोला ही आकार में क्यों घूमता है? तो इसके पृष्ठीय तनाव के कारण। तो इसका पृष्ठीय तनाव का इसका उदाहरण अनुप्रयोग पूछा जाता है। ठीक, इसका अनुप्रयोग पूछा जाता है। अगर ध्यान रखें तो अनुप्रयोग इसका बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो अनुप्रयोग देख लेते हैं, पृष्ठीय तनाव का अनुप्रयोग जो आपके लिए लाए हैं, मजा आ जाएगा। देखते हैं। देखिए साबुन अथवा डिटर्जेंट मतलब सरफ मिला देने पर जल का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। ठीक, अतः साबुन का घोल कपड़ों के उन छोटे छोटे छिद्रों में पहुंचता है जहां शुद्ध जल नहीं जा सकता। इसके बाद देखें तो साबुन व मैल के कण आपस में आसंजक बल के कारण चिपक जाते हैं और कपड़े को साफ कर देते हैं। तो ये दे देगा और पूछेगा ये किसका अनुप्रयोग है, किसका उदाहरण है, तो पृष्ठ तनाव का। ये ध्यान रखेंगे, ये आपको पृष्ठ तनाव ये अनुप्रयोग पूछता है। ये आप क्वेश्चन देखे होंगे तो। ठीक, अगर देखें स्थिर और शांत, अब इसे बड़ा कर लेते जो आपको दिखे साफ साफ। एग्जाम्पल बहुत सारे लेके आए, अनुप्रयोग पूछता है वो, ना कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, ये नहीं पूछता भाई। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा? उसे सबको पता है कि किसे कहते हैं, उसका अनुप्रयोग कहां है वो पूछता है। आप भी बताओ भाई, पूछ रहा है कि ना? आप भी बनाए होंगे कितना जग। चलिए यहां देखते हैं, स्थिर और शांत जल की सतह पर मछलियों के लार्वा तैरते हैं, जबकि पानी में तेल या केरोसिन आदि में डाल दे तो लार्वा पानी में डूब जाता है और तथा शोषण न कर पाने के कारण मर जाते हैं, क्योंकि उसका पृष्ठीय तनाव ज्यादा होता है। ठीक, स्थिर और शांत जल में उसका पृष्ठीय तनाव जो उसे ऊपर रखता है। और
तेल और केरोसिन का पृष्ठीय तनाव कम होता है, इसीलिए वो क्या होता है, नीचे की ओर चला जाता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए, पारे की छोटी छोटी बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होता है, जबकि कुछ बड़े बड़े बूंदे गुरुत्व बल के कारण चपटी होने लगती है। तो गोलाकार और चपटी पूछे तो चपटी किस कारण, तो गुरुत्वीय बल के कारण। ठीक, ध्यान रखेंगे। और वर्षा की बूंद देखें तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही गोलाकार होता है। ये देख लीजिए, तेल का पृष्ठीय तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। तेल का पृष्ठीय तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है, मतलब पानी का पृष्ठीय तनाव ज्यादा होता है और तेल का कम होता है। इसीलिए आप तेल में अगर सुई की नोकी डाले तो होगी, अगर वही का, इसीलिए तेल पानी के तल पे फैल जाता है। ठीक, और आप देखेंगे सुई वाला एग्जांपल, वो भी इसी का एग्जांपल। ठीक, अब देखिए, किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक, छोटे छोटे बुलबुले गैस का दाब बड़े बुलबुले अपेक्षा अधिक। ये सारे एग्जाम्पल, छोटा बुलबुला, छोटा बड़ा बुलबुला, ये सारे एग्जाम्पल पृष्ठ तनाव के कारण है। और यहाँ देखिए, फिल्म की त्रिज्या की मोटाई पर निर्भर करता है, ये पृष्ठीय तनाव का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, पृष्ठीय तनाव वाला ये एकदम। ठीक, हाँ, इस साइड भी एग्जाम्पल है भाई, इसका एग्जाम्पल लेके आए हैं। यदि पानी के घोल को थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो पृष्ठीय तनाव और कम हो जाने के कारण यह कपड़ों को अच्छी तरह सफाई कर देते हैं। तो इसीलिए गर्म पानी करके में कपड़ा घोलना चाहिए। ठीक, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती है। ये भी एग्जाम्पल देख लिए, जो बोल रहे थे। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल से अधिक बड़े बुलबुले बनाए जाते हैं। ठीक, तो पृष्ठीय तनाव के कारण छिड़काव और फुहार से ठंडक उत्पन्न होती है। किसके कारण, तो पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक, गर्म सूप का पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण यही जीव के अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है। अतः गर्म सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट होता है। जब आप सूप पीते हैं तो आप ये अनुभव बकायदा किए होंगे कि गर्म सूप पीते हैं तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है, और वही ठंडा सूप का टेस्ट बेकार होता है, क्योंकि उसका पृष्ठीय तनाव जीभ पे जाके फैलता नहीं है, क्योंकि पृष्ठीय तनाव कम हो गया रहता है। ठीक, तो ये इसका है। और शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे, शेविंग ब्रश। अब देखें, ससंजक बल और आसंजक बल, तो ये किसे कहते हैं ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसके अनुप्रयोग पूछता है। ठीक, इसके अनुप्रयोग पूछता है। ठीक, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कहते किसे भाई ससंजक बल। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण बल है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण बल ससंजक बल होता है। ठीक, और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल आसंजक बल होता है। तो ये एग्जाम्पल देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। यहां एग्जाम्पल अनुप्रयोग पूछता है ना, कि आपसे पूछेगा ससंजक मतलब सेम, आसंजक मतलब भिन्न भिन्न, ये तो पता चल ही जाएगा ना बालक को। बट एग्जामिनर क्या पूछेगा, अनुप्रयोग, उदाहरण, किसके उदाहरण है, कैसे इसमें ससंजक बल के कारण क्या होता है, आसंजक बल के कारण होता क्या, ये पूछता है। तो देखिए, इसके अनुप्रयोग को देखते हैं। तो ससंजक बलों के कारण किसी द्रव की बूंदे संपर्क में आते ही मिल जाती है, एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती है। ठीक, और जल से भींगी हुई दो प्लेटों को अलग अलग करने के लिए जल के अणुओं के क्या आसंजक बल के विरुद्ध काफी बल लगाना पड़ता है। ठीक, और ये ठोस पदार्थ एक निश्चित आकृति होते हैं, क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच ससंजक बल का मान काफी अधिक होता है, इसीलिए ये ठोस पदार्थ एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। ठीक, और ये देखिए, कोल्ड वेल्डिंग, शीत वेल्डिंग में इस प्रकार की वेल्डिंग में धातुओं को मशीनों द्वारा इतना अधिक दबाया जाता है जिससे वो आणविक प्रास में
आकर परस्पर चिपक जाते हैं। ऐसा अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है। तो ये सारे दैनिक जीवन में ससंजक बल के उदाहरण है। तो ये उदाहरण देने का, और ये कौन से बल के कारण होता है ये पूछेगा आपको, ठीक, न कि आसंजक बल और ससंजक बल कहते किसे। और आसंजक बल के दैनिक जीवन में कार्य देखें तो किसी वस्तु, बर्तन आदि का जल से भींग जाना आसंजक बल का उदाहरण है, ठीक। ब्लैक बोर्ड चौक के कणों के बीच आसंजक बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है, ठीक। तो ये ब्लैक बोर्ड चौक के बारे में बात कर रहे हैं, न कि डिजिटल बोर्ड पे, ठीक। पौधे के उत्तकों एवं जल के अणुओं के बीच आसंजक बल के कारण ही मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधों के शीर्ष के भागों तक पहुंचता है, ठीक। तो ये आसंजक बल के कारण। तो आसंजक और ससंजक बल के अनुप्रयोग एग्जाम्पल देख लेंगे आप, और ये स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को, आप सरसरी निगाह से एक बार जरूर ध्यान दें इस पे, क्योंकि अनुप्रयोग पूछेगा तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आसंजक और ससंजक बल में, ठीक। आप देखिए केशिकात्व के बारे में, ठीक। केशिकात्व के बारे में देखिए, तो ये केसी नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना केशिकात्व कहलाती है। ये पता है, जब शायद, हाँ, अब अपन लोग शायद छोटे होंगे या पापा चाचा से पूछेंगे, या अपन लोग के जमाने में था ही, तो ये डिबिया जानते, डिबिया ये इसका एकदम एग्जाम्पल है। डिबिया, लालटेन तो देखेंगे, डिबिया नहीं तो लालटेन तो जरूर देखेंगे। वो बतिहर जो लगता था और वो मिट्टी तेल नीचे से ऊपर आता था, वो किसके कारण आता था? तो केशिकात्व के कारण ही आता था, है कि नहीं? ये तो एकदम गहरी जीवन से जुड़ा है ना भाई। तो पौधे में जल का चढ़ना, पौधे में जल का भी चढ़ना, ठीक, जैलम के द्वारा, ठीक, फूलन के द्वारा खाना पीना चढ़ता है ऊपर। और ये फाउंटेन पेन में स्याही का चढ़ना, पेन में, ये पेन नहीं भाई, डिजिटल पेन है, फाउंटेन पेन, इंक वाला पेन जिसमें स्याही का चढ़ना, ये भी केशिकात्व के कारण ही होता है। और लालटेन के तेल का चढ़ना, ये भी केशिकात्व के कारण ही होता है। और केशिकात्व के कारण पृष्ठीय तनाव भी एक है इसके कारण, ठीक। और इसके और एग्जाम्पल देखे तो ये एग्जाम्पल, ये तो देख लिया, मोमबत्ती का पिघलना, लालटेन का तेल, मोमबत्ती का पिघलना देखिए, ठीक। अब देखिए, यदि जल से भरी बाल्टी में तौलियों का एक सिरा डाल दे तो जल के तौलियों की असंख्य केशिक नलियों के चढ़ने के कारण पूरा तौलिया धीरे धीरे भींग जाता है। ये आप अनुभव करे होंगे, नहीं तो करके देखिएगा आप। एक नोकी भिंगा दीजिए, मतलब पानी, बाल्टी में पानी रखिए और एक नोकी पानी डाल दीजिए और आधे बाहर रखिए, तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद पूरा सिर आगे पानी नीचे, मतलब पूरे तौलिए चला जाएगा और वो पूरा तौलिया भींगा हुआ महसूस होगा, ठीक। वर्षा के बाद सिंचाई के कारण, सिंचाई करने के बाद किसान खेतों में जुताई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके केशिका नलियां तोड़ने के लिए कि अधिक क्या कहते हैं, वो हल जोतते हैं, ठीक। पानी के कारण मिट्टी नमी बनी रहे। अब देखिए, ये नींव वाले पेन की नोक के बीच से चीर जाती है, जिसके एक केसी नली बन जाती है, ठीक। जो फाउंटेन पेन वाला एग्जाम्पल देखे थे वो उसी का। ये पौधों में वाला जल अवशोषित कर ऊपर की ओर ले जाता है, ये भी एग्जाम्पल देख लिए, ठीक। अब देखते हैं संयंता। संयंता के बारे में देखें, ये देखिए, तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये मतलब जिस अवस्था में रहना चाहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है, मतलब अपने परतों में मतलब गति होता है ना, उसका विरोध करता है, मतलब गति होना नहीं चाहता, ठीक। तो ये देखिए, तो गाढ़े द्रव जैसे शहद, ग्लिसरीन आदि सेहनता अधिक होती है, ठीक। और ताप बढ़ने से गैसों की सेहनता बढ़ती है, ताप बढ़ने से गैसों की सेहनता बढ़ती है तथा द्रवों की सेहनता घटती है। तो आप देखें, तो ताप बढ़ने से गैसों की सेहनता बढ़ती है, द्रवों की सेहनता घटती है और ठोस में सेहनता नहीं होती है। तो ये ध्यान रखेंगे सेहनता के बारे में, ठीक। ये अपने मतलब जिस गति में रहना उसी गति में रहना चाहता है, अपने विरोध करता है गति का, ठीक। ठीक। और यहां देखें, तो घनत्व और सेहनता के बारे में देखें, दो अलग अलग ये भौतिक राशियां है जिसमें सीधा संबंध नहीं है अगर पूछ दे तो, ठीक। अब दाब देखें, तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है, ठीक।
और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और इसका फॉर्मूला देखें तो बल बटा क्षेत्रफल। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि पारे पर तैरता हुआ, जब क्योंकि लोहे के घनत्व पारे से कम होता। ये किसका एग्जाम्पल है? एक मिनट भाई, थोड़ा हाँ इधर, अरे ये हाँ, ये उत्प्लावन बल के कारण वस्तु को दर में डुबाने पर भार में कमी का आभास होता है, ठीक। उत्प्लावन बल के कारण ही वस्तु को दर में डुबाने पर भार में कमी का आभास होता है, ठीक। ये आप अनुभवी किए होंगे। दर में वस्तु के भार में आभासी कमी का कारण क्या है? कारण द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक। नीचे से भी बल लगाया जाता है, इसीलिए वो उसका भार में कमी का आभास होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक, कि द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत देखें तो जब कोई वस्तु किसी द्रव के आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में ये आभासी कमी का वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये ध्यान रखेंगे, इसके भार के बराबर होती है, तो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। और ये उत्प्लावन बल के एग्जाम्पल देख लेते हैं, अनुप्रयोग पूछता है, ठीक। तो लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि पारे पर तैरता रहता है, क्योंकि लोहे का घनत्व पारे के घनत्व, सब घनत्व का खेल है भाई। तो क्योंकि लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम मगर जल से ज्यादा है, तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा डूब जाएगा। लोहे का घनत्व, यहाँ लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व ज्यादा होता है पानी से, और लोहे का घनत्व कम होता है, ठीक। जबकि पारा तैरता है क्योंकि उसका घनत्व कम होता, अधिक, इसका घनत्व देखें तो ज्यादा होता है, जल से ज्यादा घनत्व पारे का होता है, इसीलिए वो तैरता है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर उड़ता चला जाता है। ये किसका उदाहरण है, किसका अनुप्रयोग है? उत्प्लावन बल का, ठीक। क्योंकि गैस भरे गुब्बारे का औसत घनत्व वायु से कम होता है, ठीक। क्योंकि गैस भरे गुब्बारे का औसत घनत्व वायु से कम होता है, इसीलिए वो ऊपर की ओर उठता है। अगर वही ज्यादा होता तो नीचे आता, ठीक। बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है, अतः घनत्व के अनुसार बर्फ का 10वां भाग जल के बाहर निकल जाता है और बर्फ जल में तैरती रहती है, ठीक। तो बर्फ जल में क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है और जल का ज्यादा होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब देखें यहां पे जब एक पिंड को किसी दर में डुबाया जाता है तो उस पर दो बल कार्य करता है। पिंड का भार जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और द्रव का प्रत्यक्ष जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक। तो ये दो बल कार्य जो पीछे स्लाइड में भी बोल रहे थे। तो इस प्रकार एक सीख पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि जहाज के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का भार संपूर्ण जहाज के भार के बराबर होता है, ठीक। तो ये इसका अनुप्रयोग उत्प्लावन बल के ये दे देंगे, मतलब ये सेंटेंस वहां पे दे देगा और पूछेगा किस बल के कारण ये संभव है, ठीक। या तो एक सेंटेंस यहां पे दे देगा कि जहाज के भार के बराबर नहीं, कम, दो गुना ऐसे करके दे सकता है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अब यहां पे देखें तो एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार शून्य होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में कमी आती है। ये आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए ये सारे एग्जाम्पल पहले भी देखे, ठीक। ये उसी का है, ये सब कारण उत्प्लावन बल का है, ठीक। अब देखते हैं अभिकेंद्री बल। ये अभिकेंद्री बल, तो अभिकेंद्री न्यूटन के द्वितीय गति के अनुसार देखें, द्वितीय गति नियम के अनुसार तो त्वरण सदैव किसी बल का ही परिणाम होता है। इस बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की होती है। हम जानते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करते कण पर एक अभिकेंद्री
त्वरण कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण एक बल का कार्य, ये सदैव, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। अभिकेंद्री मतलब वृत्तीय पथ पर घूमता है, तो अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर चाहता है ये, ठीक। ये वृत्तीय पथ पर गति करता है। अगर कुछ भी होगा तो ये केंद्र की ओर झुकना चाहेगा, ठीक। कुछ भी होगा तो ये केंद्र की ओर झुकना चाहेगा। वहीं पे अगर अपकेंद्री ले ले तो वो बाहर की ओर, अब मतलब बाहर, तो अपकेंद्री बोले तो जब वृत्तीय पथ पे गति करेगा, अगर अपकेंद्री बल कार्य करेगा तो जैसे झटका भी लगेगा तो बाहर की ओर होगा, ठीक। तो इसके ये नहीं पूछेगा अभिकेंद्री बल का झटका किधर लगता है, अंदर लगता है बाहर, इसके अनुप्रयोग पूछेगा। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, किसकी एग्जाम्पल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, पलायन बल, किसकी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अनुप्रयोग किसके हैं ये पूछता है कि नहीं भारत, पूछता है बीपीएससी, भारत नहीं पूछता है बीपीएससी। तो अभिकेंद्री बल के उदाहरण देख लीजिए। तो जब कोई कार सड़क के मोड़ पे मुड़ती है तो उसे मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले बल, घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये मुड़ती है तो ये बल केंद्र की ओर झुकना चाहेगा। तो ये उदाहरण देखिए, उदाहरण सरसरी निगाह से सुनिए, देखिए और कानों को खोल के सुनिए, क्योंकि ये वहां रिकॉल होना चाहिए। अगर आप पढ़े होंगे तो बस एक बार हम बोल रहे हैं तो आपको ऐसे ही ध्यान आ रहा होगा कि हाँ सर भी ऐसे ही बताए थे, ठीक। ग्रहों को सूर्य के परिक्रमण के लिए, उपग्रहों को ग्रह के परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल से ग्रहों को परिक्रमण करने के लिए अभिकेंद्री बल कहां से प्राप्त होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहां से प्राप्त होता है, विद्युत आकर्षण बल से। तो ये सारे एग्जाम्पल अभिकेंद्री बल के हैं, ठीक। और ये देखिए, किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रहना पड़ता है और डोरी पर अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है। यह डोरी पर उत्पन्न तनाव होता है, ठीक। और ये अतः डोरी देखे तो तनाव द्वारा गेंद पर अभिकेंद्री बल लगाया जाता है। अगर ये इस सब का देखे ना निचोड़, मतलब ये डोरी थोड़ी, तो ये चाहेगा केंद्र में आना चाहिए किसी भी तरह टूट टाट कर केंद्र में, ठीक। आकाश में आवश्यक अभिकेंद्री बल न मिल पाने का पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा सरल रेखा की गति करने लगता है, ठीक। अब यहां देखिए, आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आप आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करता है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अपकेंद्री बल, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल इसकी विपरीत दिशा में अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगाता है, ठीक। तो इस प्रतिक्रिया को अपकेंद्री बल कहते हैं, ठीक। अपकेंद्री बल भी एक प्रकार का छदम बल या जड़त्वीय बल है, ठीक। अब इसका उदाहरण देख ले तो उदाहरण पूछता है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित हो, तो स्थित हो या चक्रीय झूला हो, तो वो बाहर की ओर एक बल अनुभव करेगा और वो झूले को हाथ से न पकड़े तो बाहर की ओर गिर जाएगा। तो किसी कारण तो अपकेंद्र बल के कारण, ठीक। और वही देखे, चार पहियों वाला वाहन वांछित मतलब तेजी गति से चल रहा है, अगर वो मोड़ पर अगर मोड़ आया तो वहां बाहर की ओर पलट सकता है, ठीक। तो ये अंदर की ओर अगर वृत्तीय पथ पर तो अभिकेंद्री बल, अगर बाहर की ओर तो अपकेंद्री बल, ठीक। अब देखिए कि कोई गाड़ी वांछित चाल से कम चाल से चल रही है, जो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान कर देता है, ठीक। तो अभिकेंद्री बल भी प्रदान कर देता है, ध्यान रख। और ये देखिए ना, ये तो क्वेश्चन फेवरेट है बीपीएससी का। दूध से मक्खन निकालने की मशीन एवं वॉशिंग मशीन आदि पर कौन सा बल कार्य करता है, तो अपकेंद्री बल कार्य करता है, ठीक। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के लिए यह यंत्र को अपकेंद्रित कहते हैं, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल। वॉशिंग मशीन और दूध के मक्खन निकालने वाले मशीन वास्तव में इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक। अब देखिए बल आघूर्ण। जब किसी पिंड को कोई बाह्य बल किसी अक्षय के परितः घुमाने का प्रयास करता है तो बल
किसी प्रकृति को बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक, जो आप यहां देख सकते हैं मैं चित्र के माध्यम से, ठीक। जब किसी पिंड को बाह्य बल के द्वारा अपने अक्ष पर परितः घुमाने का प्रयास करता है तो उसके प्रकृति में लगे बल को ही बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक। बल आघूर्ण तो इसे कहते हैं, लेकिन ये सब पूछेगा नहीं, पूछेगा इसका उदाहरण अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग देखते हैं। स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेज को आसानी से घुमा देना, यह बल आघूर्ण का उदाहरण है, ठीक। तो पूछेगा निम्नलिखित विचार कीजिए, आप विचार करने लगेंगे। स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेज के आसानी, निम्नलिखित विचार कीजिए और आप विचार करने लगेंगे, क्योंकि मानव शिल्प प्राणी का प्रमुख लक्षण होता है विचार करना। तो विचार करेंगे और विचार करके गलत आंसर आएगा तो बहुत अफसोस होगा, है कि नहीं। तो विचार करने के लिए और निम्नलिखित कौन सा असत्य पूछा जाए, मतलब गलत पूछा जाए। तो पूछेगा स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेंच को आसानी से घुमा देना, रिंच द्वारा नट बोल्ट को आसानी से घुमा सकता है, हैंडपंप को हाथे को लंबा रखना, इससे हैंडपंप चलने में आसानी होती है। और एक 3 हो गया, एक दे देगा कि दूध से मक्खन बनना, कौन से गलत पूछा था, तो डी गलत हुआ। तो ऐसे करके क्वेश्चन देखे होंगे और बनता है, ठीक। अब देखते हैं बल युग्म, दो बराबर विपरीत समानांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न है, किसी वस्तु पर लगाया जाए तो ये उस वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार बलों के जोड़ों को बल युग्म कहते हैं। ये तो बल युग्म के नाम सुन के लग रहा है कि बल के जोड़ों के युग्म ही होंगे, है कि नहीं। दो बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी को बल युग्म की भुजा कहते हैं। अब बल युग्म का आघूर्ण देखें तो बल युग्म के किसी एक बल तथा बल युग्म के एक भुजा के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक। और ये देखें बस अथवा इसके अनुप्रयोग, बस अथवा कार के स्टीयरिंग को घुमाने पर आरोपित कौन सा बल काम करता है, तो बल युग्म काम करता है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। ये सेनता के बारे में देख लिए थे अपन लोग, ठीक। उसमें अगर ये देख रहे ताप बढ़ने पर सेनता घटती है, गैसों की सेनता बढ़ती है, और ठोस में सेनता की कोई लक्षण ही नहीं है। और यहां देखिए किसी तरल की सेनता को सेनता गुणांक कहते हैं, ठीक। और ये देखिए सेनता गुणांक के द्वारा मापा जाता है, ठीक। इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या होता है, ये देखिए मात्रक क्या होता है सेनता गुणांक का, तो ये पास्कल सेकेंड है। पास्कल सेकेंड अगर ना दे तो ये आप देखे होंगे घटना चक्र में पवाई जली या डेका पोइंजल, ठीक, ये देखे होंगे। तो ये इसके मात्रक है, मात्रक याद रखिए। अब देखिए लिफ्ट वाला क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई लिफ्ट टूटा तो भार में क्या कमी हुआ, क्या नहीं हुआ, जब स्थिर रहा, जब ऊपर गया एकाएक ऊपर चला गया, जब एकाएक नीचे आया तो क्या हुआ उसके भार में, ये ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। तो देखते हैं जब लिफ्ट स्थिर रहे तब क्या होगा। जब लिफ्ट स्थिर रहे तो आभासी भार और वास्तविक भार का मान बराबर होगा, ठीक। जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गति करता है, देखिए जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गति करता है तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है। क्यों? अगर वो क्या कहते हैं क्रिया और कार्य और कारण वाला क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ए बी दोनों सही ऐसे करके ऑप्शन रहता है, कारण कार्य वाला, तो ये वहां क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। वन लाइनर तो बनेगा लेकिन वहां भी वो क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, दिमाग लगाएगा। और दिमाग लगाएंगे तो आप भी उसका आंसर सही जवाब देके आएंगे, ठीक। तो देखिए जब यदि लिफ्ट ए त्वरण की गति से ए तो माना गया ऊपर की ओर जाता है तो वास्तविक भार से ज्यादा मान किसका होता है,
तो आभासी भार का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तो प्रतिक्रिया बल के कारण। और प्रतिक्रिया बल वाला कहां देखे तो ये न्यूटन के तृतीय गति नियम से। ठीक, यदि ये त्वरण से नीचे की ओर जाती है तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से कम होता है। तो अगर नीचे की ओर आएगा तो वही आभासी भार से ज्यादा मान किसका होगा? वास्तविक भार का। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके प्रतिक्रिया बल का मान घट जाता है। ठीक, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए, एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए, त्वरण शून्य हो, तो वस्तु का अपना आभासी भार अपने वास्तविक भार के समान ही प्रतीत होता है। तो ये समान भार प्रतीत होगा। आज ये क्वेश्चन तो देखे ही होंगे आप। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, भगवान न करे ऐसा हो, अगर टूट जाए, तो न्यूज में देखे भी होंगे कि टूटा नहीं, वो आया ही नहीं स्लाइड, मतलब वो लिफ्ट वाला हाथी आया ही ना, और लड़का अंदर घुस गया और सीधे ये नीचे चला गया। ये कैसे होता है भाई? सुने होंगे। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, कोई वस्तु मुक्त त्वरण फ्री फॉल से गति करे, तो वस्तु अपना आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया बल शून्य होगा। तो जब डोरी टूट जाता है तो व्यक्ति अपना आभासी भार शून्य महसूस करता है, क्योंकि प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है। ठीक, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट जी से अधिक त्वरण से गति करे, तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति पर आभासी बल ऊपर की ओर लगेगा। हाँ, ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता। 5 स्टार, इसे रेटिंग 5 स्टार वाला दे सकते हैं भाई, सच में दे सकते हैं 5 स्टार वाला, है कि नहीं? देखिए, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट जी से अधिक त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण से, मतलब जी ग्रेविटेशनल बल है, हाँ ग्रेविटेशनल, जी से अधिक त्वरण से गति करे, तो आभासी बल ऊपर की ओर लगेगा और व्यक्ति लिफ्ट की छत से पे जा लगेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। जी कब? जब जी से अधिक त्वरण से गति करेगा। अब देखिए, ताप यह किसी वस्तु के उष्णता एवं शीतलता का आपेक्षिक माप है। मापन देखिए, तापमापी द्वारा ताप मापने के पैमाने देखो तो सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। आप क्वेश्चन देखे होंगे कि केल्विन में इतना दिया है, तो केल्विन और सेल्सियस पैमाने के संबंध के बारे में बताइए, सेल्सियस फ़ारेनहाइट के पैमाने के बारे में बताइए। और आपको वहां सेल्सियस दे दिया है, केल्विन बोल रहा है निकालने के लिए, या केल्विन दे दिया है और सेल्सियस बोल रहा है निकालने के लिए, सेल्सियस दे दिया है, फ़ारेनहाइट बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। ठीक, और ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध देखिए तो C/5 अब माइनस फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक, उष्मा देखिए ऊर्जा का एक रूप है, यह स्थानांतरण ताप में अंतर के कारण ये होता है। ठीक, अब ये देखिए ऊर्ध्वपातन, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन है। इसका तो बेस्ट उदाहरण 9th से ही पढ़े, कपूर। बिना द्रव अवस्था में ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया है कि कोई ठोस अवस्था को बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधे गैस अवस्था में बदल सकता है। तो ऐसे ये ऊर्ध्वपातन की परिभाषा अगर पता हो तो ऐसे कोई भी एग्जांपल दे दे तो आप कर देंगे, है कि नहीं? तो आयोडीन ये द्रव में बदले बिना ही वाष्प में बदल जाता है। कपूर और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, शुष्क हिम जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां देखिए प्रकाश, हाँ ये ये कल देखेंगे। प्रकाश से रिलेटेड जितने प्रकाश का आवर्तन, परावर्तन, परिकिरण, ये सारे कल रिवीजन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए, हाँ एक और क्या कहते हैं वो आवर्तकाल के बारे में, उसमें एग्जाम्पल वहां पे नहीं लिखा था, तो एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं, कहां पे था आवर्तकाल वाला, देख लेते हैं। 1 मिनट भाई, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस एग्जाम्पल। हाँ आइए आवर्तकाल वाला।
ठीक, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, ये लोलक, ये लोलक कहते किसे हैं, पहले ये जानेंगे। तो किसी लोलक के द्वारा एक दोलन या कंपन में लगा समय, ये आवर्तकाल कहलाता है। लोलक, पेंडुलम भाई, इंग्लिश में पेंडुलम, ठीक। तो आवर्तकाल एक दोलन के में कंपन में, एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, ठीक। वही लोलक एक सेकंड में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक। और पेंडुलम का आवर्तकाल दरमान, पेंडुलम का आवर्तकाल पर दरमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये पेंडुलम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ये लोलक पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो द्रव्यमान का। ध्यान रखें, द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, द्रव्यमान का प्रभाव नहीं रहता, इसीलिए इसका एग्जांपल पहले भी बोले थे कि किसी झूले पर कोई व्यक्ति की संख्या बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा और झूला उसी चाल से चलेगा, ठीक। तो आवर्तकाल नहीं बदलेगा द्रव्यमान बढ़ाने से भी। तो यहाँ पे लोलक उसी बात का डिनोट कर रहा है कि द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा। तो इसका एग्जांपल भी देख लिया आप कि झूला पे आदमी कितना ही बढ़ा ले, लेकिन उसके समय में उसी चाल से गति करेगी, लेकिन उसके समय में वो 9 वाला झूला देखिए, 9 वाला आगे पीछे करता 9 वाला, उसमें आप देख, उसका बेस्ट एग्जांपल है 9 वाला झूला। यदि झूले पर झूलता हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए तो झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है और आवर्तकाल घट जाता है इसमें, और झूला तेज से चलने लगता है। तो ये अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ये कैसे याद रखेंगे, तो मतलब ये कैसे याद रख सकते हैं, तो जब लंबाई बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, ठीक। लेकिन आवृत्ति कम होगा, ठीक, आवृत्ति कम होगा, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, एल बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लेकिन आवृत्ति घटेगी। वही जी, देखिए जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा और आवृत्ति घटेगी, ठीक। मतलब जी गुरुत्व पे त्वरण घटेगा तो क्या कहते हैं, आवृत्ति भी घटेगी, और लेकिन ये आवर्तकाल जहां का तस है, ठीक। अब देखिए, अब वो झूला वाले में लगाई। यदि ये आप मेरे बात को सुनिए, ये स्लाइड यहाँ पे नहीं आ सका है, इसके लिए सॉरी। यदि कोई झूला झूल रहा है और वो व्यक्ति उस पर खड़ा हो गया, तो मतलब ये तो एक एग्जाम्पल होना, ऐसे एग्जाम्पल कितना भी बना सकता है, बस ये कॉन्सेप्ट समझनी बड़ी बात है। तो वो व्यक्ति झूला पे खड़ा हो गया तो क्या हुआ, तो झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है। जब वो व्यक्ति खड़ा हो तो उसके झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, तो लंबाई कम होगी तो एल कम होगा, तो यहां बढ़ाए तो ये आवर्तकाल ही बढ़ा। अगर एल कम होगा, ये एल कम होगा, यहां देख लेते, अगर लंबाई कम होगा तो आवर्तकाल कम होगा, तो यही आवर्तकाल घट जाएगा और जिसे झूला तेज से चलने लगता है, ठीक। ये अनुभव 9 वाले में ज्यादा बेहतर अनुभव क्यों होंगे, तो ये ऊपर वाला जो बताएं, ये कौन बढ़ता है कौन, अगर ये याद रखें तो एग्जाम्पल कोई भी दे दे एग्जाम में तो आप ये सही करके आ जाएंगे। जब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लेकिन आवृत्ति घटेगी। लेकिन जब गुरुत्व त्वरण घटेगी तो आवर्तकाल वही रहेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। वही जब आवृत्ति घट जाएगी, वही जब लंबाई कम होगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक। आवृत्ति बढ़ जाएगी, इससे आवृत्ति बढ़ जाएगी मतलब गति बढ़ जाएगी, ठीक। गुरुत्व पे गति बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि पेंडुलम की लंबाई उसमें वर्षा के कारण बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप आवर्तकाल बढ़ जाती है और घड़ियां धीमी हो जाती है। ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल ऐसे एग्जामिनर कितना भी बना दे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे तो सही कर लेंगे, ठीक। आज यहां देखिए, अगर जी का मान बढ़ेगा तो घड़ियां तेज चलेगी, जब जी का मान घटेगा तो घड़ियां धीमी चलेगी। वही बढ़ेगा तो
यही जी का मान बढ़ेगा तो इसकी आवृत्ति मतलब प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। तो जी का मान बढ़ने पे देखिए तो घड़ियां तेज चलेगी, वही घटने पे धीमी चलेगी। ठीक, वही यही पेंडुलम की घड़ी को अगर पृथ्वी पर के सतह के ऊपर ऊपर या नीचे रखा जाए तब जी का मान कम होने के कारण घड़ियां धीमी चलेगी, जी का मान कम होगा तो घड़ी धीमी चलेगी। यहाँ आवृत्ति देखिए कम है, जी का मान कम होने पर। तो एग्जाम्पल कितना भी एग्जाम्पल, बस ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जी का मान कम होगा तो आवृत्ति कम होगी, एल का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति कम होगा। ठीक, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, ये एग्जाम्पल थे। तो आज का क्विक रिवीजन यही समाप्त करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक, तो चलिए धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज से लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए धन्यवाद।